गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो एक मिनट। सॉलिड स्टेट हम लोग का चैप्टर था और सॉलिड स्टेट के चैप्टर में हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग ने रिलेशंस, एक मिनट, आप लोग ने लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे आप लोग? हाँ, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप लोग पढ़ चुके हैं और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करें। एक मिनट। ठीक है, तो कुछ रिलेशन हम लोग बता रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो रेडियस किसका? रेडियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का रेडियस। यहां देखो, हम लोगों ने क्या किया, यूनिट सेल के अंदर पढ़ा और हम लोग मैक्सिमम केस पे पढ़ने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होगा आपके पास? एक तो यूनिट सेल होगा तो उसका कुछ एज लेंथ होगा, और आप रेडियस के ऊपर बात करोगे तो रेडियस किसी एटम का होगा, क्योंकि आप जो यूनिट सेल बना रहे हैं, जो क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं, वो सब वास्तव में तो एटम्स ही सब रहते हैं। आप एटम्स को ले रहे हो और उसके अकॉर्डिंग उसको काट के आप एक यूनिट सेल तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ एटम्स आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इस बार एज लेंथ देखेंगे और रेडियस ऑफ एन एटम्स के बारे में देखते हैं हम लोग। तो आओ चेक करते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। अगर मेरे पास, अगर सपोज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हमारे पास है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रिलेशन होगा एज लेंथ और रेडियस के बीच में, तो बहुत सिंपल रिलेशन है। अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो सिंपल क्यूबिक में एटम कहाँ होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पर ही तो होते हैं। कॉर्नर पे आपके पास सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एज लेंथ और रेडियस के बीच में अगर रिलेशन निकाला जाए, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ अगर ए है और एटम का रेडियस अगर आर है, तो देखिए आपका फिगर तो इस तरह से बन रहा है, लेकिन वास्तव में होते क्या, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ अगर ए है, तो यहाँ से यहाँ तक में आपके पास दो एटम आ रहे होंगे, और दो एटम के लिए कुल रेडियस हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हम रेडियस ऑफ एटम को स्मॉल आर से इंडिकेट कर रहे हैं और एज लेंथ को ए से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि यहाँ पर दो एटम आपस में टच कर रहे होंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपके पास है, तो यहाँ पर क्या होगा? एज लेंथ किसके इक्वल होगा? 2 रेडियस के इक्वल होगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार आपके पास सिंपल क्यूबिक ही मिलेगा। अगर सपोज कि अगर आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर होंगे, और एक क्या लेते हैं हम लोग? फेस पे। ऐसे तो सारे फेस पर होंगे एक एटम्स, लेकिन हमें कुछ रिलेशन चाहिए, इसलिए हम कोई पार्टिकुलर ही चीज को लेके चल रहे हैं। तो मान लो कि मुझे ए और आर में रिलेशन चाहिए फेस सेंटर्ड के लिए। तो एक काम करो, यहाँ पे ये जो आपके पास फेस है, इसको क्या करो, यहाँ से आप ज्वाइन कर दो। मतलब ये क्या है? फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल देखोगे तो ये तो 90 डिग्री आपके पास हो गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर हम इसको नाम दे दें एबीसी, तो आप बोलोगे कि AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और साइड को आपने A ऑलरेडी मान रखा है। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर हो जाएगा। और AC पर देखो तो कितने एटम टच कर रहे होंगे? एक एटम ये कॉर्नर का, ये एक एटम इस कॉर्नर का, और एक आपके पास फेस पर है। टोटल बताओ तो कितने रेडियस के इक्वल होगा? नंबर 3 रेडियस पूछ रहे हैं हमें, एटम्स नहीं। 3 रेडियस। 3 रेडियस तो नहीं होगा मैम 4। चलो 4 आर वेरी गुड। यहाँ पर देखो, जो एटम फेस पर है उसका तो पूरा रेडियस काउंट हो रहा होगा ना, उसका तो डायमीटर काउंट हो रहा होगा। तो ये तो 2r हो गया, और एक रेडियस यहाँ पर, एक रेडियस यहाँ पे। तो ये आपके पास 4r इज इक्वल टू अगर √2 है, तो r का वैल्यू निकालोगे रिलेशन में इसके अंदर, तो इसको चाहोगे तो कटा भी सकते हो। 4 यानी कि a बटे में 2√2 हो जाएगा। तो ये आपके लिए रिलेशन किसके लिए हो गया? जब मेरे पास फेस सेंटर्ड होगा तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि इस बार हमारे पास बॉडी सेंटर्ड अगर हुआ,
तो देखो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या रिलेशन यूज करते हैं हम लोग? बॉडी सेंटर के अंदर पहले हमको चेक करना पड़ता है कि एटम्स का देखो पोजीशन कैसे होता है। मान लो कि एक एटम्स आपने यहाँ रख लिया है और दूसरा एटम आपके पास इसी के अकॉर्डिंग यहाँ मान लो या फिर यहाँ मान लो, ठीक है, यहाँ पर इसको मिला लो डायगोनल से, फेस डायगोनल होगा, ये कॉर्नर से आपके पास क्या होगा, इधर से मिल जाएगा। अगर मान लो कि अगर मुझे निकालना होगा डायगोनल्स का लेंथ निकालना होगा, तो किसी को मालूम है डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है? मैम √3 है। हाँ वेरी गुड, √3 डायगोनल ऑफ क्यूब आपके पास हो जाएगा। और इस डायगोनल में बताओ तो कुल कितने एटम टच कर रहे होंगे? देखिए बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर का मतलब आपके पास बीसीसी का स्ट्रक्चर है, एक एटम सेंटर में होगा, एक एटम कॉर्नर पर, एक एटम कॉर्नर पर। आपको क्या करना है, एक साइड कॉर्नर से लेके आपको उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स नीचे से मिलाना है। तो उसमें कुल कितने एटम्स टच कर रहे होंगे? 3 एटम्स। मैम 3 एटम और रेडियस कितना हो 4 जाएगा? तो √3/4 a। अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर अगर आपको रिलेशन चाहिए तो याद रखना मेनली आपके पास 3 ही ज्यादातर क्वेश्चन होंगे, या तो आपके पास सिंपल क्यूबिक होगा, या तो बॉडी सेंटर्ड होगा, या तो फेस सेंटर्ड होगा, इसके बीच का ये रिलेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम आपके पास है पैकिंग एफिशिएंसी। चलो देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है। और डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अगर आपके पास मान लो कि एफसीसी लैटिस है, तो एफसीसी लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले बता रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला लिखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि एक क्यूब का डब्बा ले लिया, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, आपने मिठाई की दुकान पे गए और डब्बे ले लिए, उसके अंदर लड्डू भरवा दिए, और इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये चीज ऊपर भी होगा, और इस तरीके से क्यूबिकल बॉक्स आपके पास है, ये भी मान लो यहाँ पर भी है। तो आपने जो इसके अंदर जो स्वीट मान लो कि भरवा दिया, तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर 100% वो वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लिया होगा? वो क्या लड्डू सारे इस वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया होगा? टोटल तो नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि आप यहाँ पे 4 भी अगर आइटम रखोगे बड़े बड़े 4, मान लो यहाँ पर तुम लड्डू भी रखते हो, तो बीच वाले वैकेंट तो स्पेस खाली ही हो जाएंगे फिर। तो ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर रख के आप एक बड़ा सा अरेंजमेंट तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसके अंदर तो वॉल्यूम तो खाली होंगे, कुछ वॉल्यूम खाली होंगे, कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई होंगे। तो टोटल वॉल्यूम के कितना वॉल्यूम उस लड्डू ने ऑक्युपाई किया है, उसका जो फ्रैक्शन होगा उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है जिसके अंदर आपने ये सामान को रखा, जिसके अंदर आपने एक लड्डू को रखा, उसका देख लो पूरा वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और उस वॉल्यूम के अंदर जो आपने ये जो लड्डू पैक किया, जो एटम्स रखा, वो एटम्स ने उस वॉल्यूम को कितना ऑक्युपाई किया है, उसका जो रेशियो निकलेगा, उसी रेशियो को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे शॉर्ट में अगर इसके लिए हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम। ऑल एटम ने कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया पहले उसको लिखोगे, नीचे क्या रखना पड़ेगा, नीचे आपको बताना पड़ेगा पूरा यूनिट सेल, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम क्या है। इसका जो रेशियो होता है बच्चे लोग, इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन में अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कोई फॉर्मूला, एटम का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो एटम स्फेरिकल शेप का होता है, एटम्स को माना गया कि वो स्फेरिकल शेप का है। अगर एटम स्फेरिकल शेप का है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम नहीं याद है, पाई आर क्यूब। लेकिन ये तो एक एटम का वॉल्यूम हो गया ना, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो हम क्या करते रहेंगे, एक एटम का वॉल्यूम इतना है और नंबर ऑफ एटम को मान ले रहे जेड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एटम ने कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया निकल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। वेरी गुड। तो ये हो गया आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, ये तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हो गया। अगर पैकिंग एफिशिएंसी अगर कोई आपसे पूछता है, एफिशिएंसी का मतलब है कि आपकी पैकिंग कितनी परसेंटेज है।
तो देखो पैकिंग इफिशियंसी का शॉर्टकट फॉर्मूला यही चीज होती है, कुछ नया यहाँ नहीं होता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर जो भी बात होती है परसेंटेज में बात होती है। तो बस यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन बताता है कि वॉल्यूम का रेशियो, एटम ने वॉल्यूम जो ऑक्युपाई किया है और बटे में टोटल वॉल्यूम का रेशियो को बताता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफिशियंसी बताता है वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है वो कितने परसेंटेज में है, वो बताया जाता है पैकिंग इफिशियंसी। अब देखो इसके जस्ट बाद पैकिंग इफिशियंसी के बाद हम लोग को मालूम करना है कि अगर मान लो मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर मेरे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो उसके लिए अगर हमको निकालना होगा उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। सपोज कि मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सबको मालूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन। ऊपर क्या पुट करोगे तो क्या बताएं, वॉल्यूम रखना है एटम का। तो बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कुल कितने एटम होते हैं। बॉडी बताया था ना कि हाँ आपके पास जो एटम्स होते हैं वो सारे कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होता है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो नंबर ऑफ एटम तो आपके पास 1 ही आएंगे और 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे आप लिखोगे ए क्यूब। ए क्यूब बताओ तो हम एक चीज और बताए थे आपको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन भी बताए थे। ए इज इक्वल टू कितना था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 2r था। तो हम ए की जगह पर क्या करेंगे 2r पुट कर देंगे और ए की जगह पर जैसे आप 2r पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल जाएगी 2r का क्यूब कर दोगे और फाइनली यहाँ से r क्यूब कैंसिल कर दोगे और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और फाइनल जब सॉल्व कर दोगे पाई का वैल्यू 3.14 पुट करके तो टोटल आपके पास आ जाएगा 0.52 524 होता है। अगर इसी का अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है तो 52.4% हो जाएगा ये आपके पास पैकिंग इफिशियंसी। मतलब अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके अंदर एटम ने बहुत कम जगह को पाई किया, बहुत सारे तो वैकेंट ही दिख रहे हैं, 50% से थोड़ा ज्यादा है। परसेंटेज पूछेंगे वैकेंट इसके अंदर कितना रह गया तो 100 में से माइनस कर लेंगे यानी कितना हो जाएगा 47.6%। तो इस तरीके से सिंपल के लिए निकलता है और बाकी के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि आपको डायरेक्ट अगर फेस सेंटर्ड के लिए निकालना होगा तो सिर्फ एटम चेंज करना है और ए और आर का जो रिलेशन है वो यहाँ पुट कर दोगे। तो डायरेक्टली जब पुट करोगे तो आपको बता दें रिजल्ट क्या क्या आएगा। अगर आपके पास बीसीसी के केस है तो वहां पर जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो टोटल आपके पास 68% आ जाएगी और 68% है तो अगर आपको वैकेंट परसेंट निकालना उसका है तो 32%। अगर बीसीसी ना होकर मान लो मेरे पास अगर फेस सेंटर्ड है तो जेड की जगह पर हम लोग सिर्फ क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे और ए और आर में जो रिलेशन था वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं एफसीसी के लिए और जिसकी वैल्यू आपके पास आती है 74% और वैकेंट कितनी होती है इसमें तो वैकेंट आपके पास 26% होती है। तो चेक करके बताओ तो सबसे अच्छी पैकिंग किसकी हुई। एफसीसी 74% वॉल्यूम ऑक्युपाई किया एटम ने, बाकी केस में तो 68 दिख रहा है 52 दिख रहा है। सबसे फर्स्ट आपके पास सिंपल क्यूबिक के अंदर होता है। सिंपल क्यूबिक हो गया आपके पास। ये हम लोग क्या किए पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी को कंप्लीट कर लिया। अब देखो डेंसिटी निकालते कैसे हैं। डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आपको डेंसिटी फाइंड करना है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए तो उसको कैसे फाइंड करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू पहले क्या होता है बताओ, उसको रो से इंडिकेट करते हैं। रो। हाँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो गुड, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और आपको करना क्या है कि अगर मास और वॉल्यूम अगर आप बता देंगे तो आपका तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, सब निकल जाएगा हम लोग के पास। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे तो यूनिट सेल नंबर हाँ बोलो 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 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। चलो वेरी गुड, नंबर ऑफ एटम लिख देंगे और मास ऑफ वन एटम, ठीक है। बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो सबको मालूम है क्या होगा ना, वो तो ए ही रहेगा, उसको ए मान ले रहे हैं।
अब देखो नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा से नंबर ऑफ एटम को जेड से इंडिकेट करते हैं। जेड। और मास ऑफ एटम को हम लोग मान ले रहे हैं एटॉमिक मास यानी एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बटे में ए क्यू। ग्राम। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, डेंसिटी अगर आपको फाइंड करना होगा तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ये मास ऑफ वन एटम का है, एक एटम का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो। हाँ डिवाइडेड करना पड़ेगा इसके मोलर मास से, यानी कि एक मिनट एवोगाड्रो नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेंसिटी अगर मुझे फाइंड करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर किसी भी एटम्स का। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है जिसको देखो, अगर मान लो कि सॉलिड स्टेट से अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसी टॉपिक्स पे आते हैं, अदर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे नहीं आता है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समझ में भी आपको आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एटम्स का फॉर्मूला यूज करना है, साइड भी बहुत छोटा होता है, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम में इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया जाता है, न्यूमेरिकल्स से बहुत कम किया जाता है, बस बोर्ड लेवल तक ही इसमें न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। देखो अब इसके बाद एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो हम लोग शॉर्ट में एक लाइन बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम टचिंग ईच अदर। बस जो नियरेस्ट नेबर एटम्स होता है जो आपस में टच कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पैकिंग किस तरीके से की गई है। अगर सपोज कि मेरे पास अगर क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो वन डायमेंशन का मतलब पहले क्या होता है, आपके पास एटम्स देखो इस तरीके से अरेंज कर दिए होंगे रो वाइज। रो वाइज, कोई भी एक लाइन को चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एटम मैक्सिमम कितने एटम को टच कर रहा होगा, कोई भी एक एटम को उठा लो, यहीं से निकाल के इसको चेक कर लो, मैक्सिमम 2 एटम को टच कर रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे इसकी, 2। ये वन डायमेंशन तो बस यही हो गया। बात करते हैं 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं इन 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ। लेंथ का मतलब इसमें भी अरेंज करना और इसमें भी अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से देखो। तो एक मिनट, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह की क्लोज पैकिंग है। 2 तरह की क्लोज पैकिंग की जाती है। फर्स्ट आपके पास होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड हम लोग क्या लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो नाम से भी क्लियर है स्क्वायर है, शॉर्ट में लिख रहे हैं SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें जो आपके पास एटम्स होते हैं देखो उसको कैसे अरेंज करते हैं। पहले तो ये एटम्स हो गए, एटम्स के अंदर नीचे एटम्स रखो, फिर इसके जस्ट नीचे ही आपको एटम्स रखना होगा और कहीं नहीं। ऐसे अगर आपके पास अरेंजमेंट होता है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 4 होती है। कैसे देखिए बता रहे हैं, क्यों भी एक एटम को यहाँ से उठा लो, ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 4। और चारों को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्क्वायर से बनता हुआ। तो इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो टोटल कितनी हो जाती है, 4। अब आपको दिखाते हैं सेकंड में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP इन 2 डायमेंशन। ध्यान रखिएगा ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में बदल जाएगा वैल्यू। इस पे देखो एटम को कैसे अरेंज किया जाता है। पहले तो आपके पास ये लाइन से होंगे, अगले जो एटम होंगे इसके सेंटर से आएंगे, फिर जो अगला आइटम आपके पास होगा कुछ इस तरीके से होगा। बस हम इतना ही क्लियर फिलहाल बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखो तो कोई एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 6 1 2 3 4 5 6 मैम। 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, 6।
तो ध्यान रखना इसके अंदर कि मेरे पास अगर हेक्सागोनल स्क्वायर पैक ये क्लोज पैकिंग है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अब बात करते हैं 2D हो गया कंप्लीट, 3D के अंदर सपोज कि इस बार मेरे पास 3 डायमेंशन वर्किंग करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। Yes. अब 3D का अरेंजमेंट देखो कैसा कैसा होता है। फर्स्ट अरेंजमेंट हम लोग लेके चलते हैं ए टाइप्स। ए टाइप्स का देखो मतलब क्या होता है समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे पास लेंथ है, एक आप इस लेंथ में रखो और एक ब्रेथ में रखो। ब्रेथ का मतलब आप इससे अरेंज करेंगे तो ये ब्रेथ बन जाएगा। और हाइट कब बनेगा? हाइट बनेगा तब जब आप इसी के ऊपर कोई एटम पुट कर दोगे तब ये हाइट बनेगा। यानी कि ऐसा ही सीट इसके ऊपर रख दो, ऐसा ही सीट इसके ऊपर रख दो, ऐसा मान लो इतना बॉल है इसके ऊपर रखते जाओगे तो वो जो अरेंजमेंट बड़ा सा दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप्स अरेंजमेंट। यहाँ पर हमें मालूम करना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ एक एटम उठा लो। एक एटम फिलहाल देखो तो यहाँ पर कितने एटम को टच कर रहा है? 1 2 3 4। अभी तो ये 4 ही दिख रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर भी एक लेयर रखा हुआ और एक लेयर ऐसा इसके नीचे भी तो होगा। ये एटम 4 तो यहाँ टच कर रहा है, एक इसके ऊपर टच कर रहा होगा और एक इसके नीचे, क्योंकि याद रखना कि आपने जो तैयार किया पैकिंग वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, एटम के सामने ही एटम रखते हैं। तो ये जो एटम है तो कोई पार्टिकुलर एक ही एटम को टच कर रहा होगा, तो ये अपने ऊपर के एटम को टच करेगा, नीचे के एटम को टच कर रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो तो कोई। यहाँ वाले एटम 4 यहाँ पे 4 तो आपको यही एटम्स दिख रहे होंगे, ठीक है, और एक एटम्स इसके जस्ट आपको ऊपर होगा, एक नीचे होगा। 6 ही तो होंगे, 8 तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा उसको समझना। ए बी टाइप्स तो है, ए बी टाइप्स, लेकिन वो भी जो पैकिंग है उसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा एक अरेंजमेंट है, रुको पहले बता दे रहा हूँ, बीसीसी अरेंजमेंट है। वहां पर मुझे चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। बीसीसी अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर जो आपके पास एटम होंगे पहले कहाँ होंगे? कॉर्नर पर होंगे। तो जो कॉर्नर पे जो ऊपर वाले एटम होंगे चारों, और नीचे वाले जो चारों एटम होंगे, ऊपर में 4 नीचे में 4, तो वो क्या मानते हैं, उसको ए टाइप्स मान ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे एटम तो सेम होंगे। और जो बॉडी सेंटर में होंगे, जो बीच में भी तो एक एटम है, उसको मान ले रहे हैं बी। तो बताओ तो इसमें बी वाले एटम कितने एटम को टच कर रहा होगा? 4 एटम। ओनली 4। बीच में देखो बॉडी सेंटर में है, इसके 4 ऊपर एटम है, 4 नीचे एटम भी है। मैम 6 एटम। एक बार और ट्राई करो, गलत है सबका। 8। हाँ 8 सही आंसर है। 8 देखो तो बच्चे ध्यान से, जो बीच में जाएगा ऊपर में 4 एटम को टच नहीं कर रहा होगा, जो बॉडी के अंदर है 4 ऊपर के एटम को टच कर रहा होगा, 4 नीचे के एटम को भी टच कर रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाएगा। हाँ चलो, ये तो स्क्वायर में हो गया। अब आते हैं हम लोग हेक्सागोनल के अंदर। हेक्सागोनल में ए बी लेयर्स होता है। थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये लेयर थोड़ा डिफरेंट भी होता है। तो एक काम करते हैं, आपको हम डायरेक्ट करके नेट से दिखा देते हैं, इसमें आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। एक लिंक था, एक मिनट। अरे यार ये तो मेरा ही चल गया। एक
देखना सब लोग ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत यहाँ पे। HCV पैकिंग है ये। ये जो आपके पास लिख रहा है वो आपके पास HCP होता है, ABAB लेयर्स, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ब्लू वाले को अगर हम A माने, येलो को अगर B माने, तो AB लेयर्स को रिपीट किया गया। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इसको देखो ध्यान से, देखो बच्चे लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करो। यहाँ पर देखो जो रेड वाला जो आपको एटम दिख रहा है, ठीक है, जिसको हाफ पोर्शन में दिखाया है, तो रेड वाला देखो तो पहले तो अपने प्लेन पे 6 लोग को टच कर रहा है, 6 एटम को टच कर रहा है, और 3 उसके नीचे में है और 3 उसके ऊपर में भी है, येलो वाले लेयर को। ये जो आपको दिख रहा है ये ABC लेयर्स है, ठीक है। ABC लेयर्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर पड़ रहे हैं। और याद रखना क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC दोनों एक ही चीज होता है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम रिजेंबल करती है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल दो और उसको FCC, दोनों का मतलब सेम होगा हर जगह, याद रखना। अब इसमें चेक कर कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले क्लियर हो गया ABC लेयर में, बताओ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आते हैं? अगर आपके पास ABC अगर लेयर्स है तो वहां कोऑर्डिनेशन 12। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होंगे। आप देखिए जो रेड वाला जो बीच में, वो अपने प्लेन पे तो 6 एटम को टच कर रहा होगा, 6 नीचे उसके ग्रीन होंगे, 3 और ऊपर 3। हाँ तो टोटल 12 होंगे। आपके पास ABAB लेयर्स के अंदर भी 12 होते हैं, ABC लेयर्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। चलिए बस इसके बाद आगे बता रही है, हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो इसके जस्ट आगे हम लोग को नया टॉपिक जानना होता है वॉइड के बारे में। देखो उसको पूरा पहले मिटाते हैं। देखो वॉइड्स क्या होता है, वॉइड्स कैसे जनरेट होते हैं। तो वर्ड्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 तरह के सिर्फ वर्ड्स के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें से आप लोग को बोलते हैं फर्स्ट वाले वर्ड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, हाँ, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। हमें चेक करना है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और खास करके आपको जो पढ़ना होता है पूरा NCERT के अंदर, वो सिर्फ वर्ड्स के बारे में पढ़ना FCC लैटिस के अंदर। FCC याद रखना है कि आपके पास लैटिस, FCC का एक और नाम हम बताएं CCP भी बोलते हैं। FCC या फिर CCP लैटिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं। तो आओ उसको हम लोग चेक करके आपको दिखा रहे कितने होते हैं हम लोग। पहले तो इसका एक ट्रिक है, याद रखना। पहले टेट्राहेड्रल का पहले मतलब समझ लो। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि वैसा वर्ड जिसको बनाने में आपके पास मिनिमम 4 एटम्स, सॉरी मिनिमम नहीं, 4 एटम्स अगर यूज हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एटम है,
एक एटम आपके पास यहाँ पर है और तीसरा एटम यहाँ पर है और चौथा जो एटम है इसके जस्ट ऊपर में रखा हुआ है। ये जो आपके पास चारों जो आपको एटम्स मिलेंगे, वो एटम्स को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, मान लो 3 एटम तो नीचे हैं और एक एटम जो होगा इसके ऊपर होगा, अगर ऊपर वाले एटम को अगर इससे ज्वाइन कर दे, यहाँ से मिला दे और यहाँ से मिला दे, तो ये क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल शेप की तरह दिखाई पड़ेगा। नीचे ट्रायंगुलर होगा और ऊपर इसके वॉइड से अगर इसके सेंटर से अगर तीनों को मैच कर दोगे तो कुछ इसी तरीके से आपके पास आया रहा होगा अगर इसका सेंटर को अगर ऊपर माने तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाने में क्या होता है कि आपके पास 4 तरीके के एटम को यूज करते हैं। 4 एटम्स के बीच में जो वॉइड बनता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होता है, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर 1 एटम्स, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। 4 एटम तो आपको ऐसे दिखेंगे और एक एटम जो होगा वो इस वॉइड के ऊपर होगा और एक एटम जो होगा वो इसके जस्ट प्लेन के नीचे होगा। मतलब ये जो आपके पास स्क्वायर प्लेन दिख रहे हैं ये तो चारों एक ही प्लेन में आएंगे और एक एटम इसके जस्ट ऊपर होगा और एक एटम इसके जस्ट नीचे होगा। ऐसे समझो कि जो एटम इसके ऊपर में होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे उसके सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो 4 फेसेस ऊपर से बनेंगे और नीचे से भी 4 फेसेस बन रहे होंगे, तो टोटल आपके पास 8 फेस हो गए जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जनरेट करने के लिए आपको 6 एटम चाहिए होंगे। 4 एटम आपके पास एक प्लेन में और एक एटम इसके ऊपर और एक एटम इसके नीचे चाहिए होता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब चेक करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एफसीसी के अंदर कितने होते हैं। तो सीधे से एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा हमेशा। एक ट्रिक आपके पास ये है कि z इज इक्वल टू, मान लो n है, z क्या होता है, तो z आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू मान लो कि अगर n है, तो अगर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट करना उसके लिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, 2n होता है। हमेशा आपके पास एटम्स के नंबर का डबल होगा ये। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, तो वो सिर्फ n के इक्वल होगा बस। ये हमेशा हर जगह ये आपके पास रूल लागू होगा। तो सपोज कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास अगर एफसीसी लैटिस है या सीसीपी लैटिस है, तो उसके अंदर मुझे बताना टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा। ऐसे सोचो कि अगर एफसीसी लैटिस है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, पहले बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी। एफसीसी लैटिस में जेड का मान कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, फेस पर होते हैं। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो कितने एटम्स आते हैं, 4। जेड की वैल्यू बच्चे लोग होती है 4। एफसीसी आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कम से कम आपको आंसर फास्ट देना चाहिए इसका। जेड की वैल्यू आपके पास होगी 4, इसके मतलब है कि एन की वैल्यू आपके पास 4 है। तो बताओ तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होना चाहिए, 8। अगर एफसीसी पढ़ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास 8 आएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 4। तो मुझे ये चेक करना है कि टेट्राहेड्रल कहाँ पाया जाता है। इस वॉइड को अगर हमको देखना होगा तो कहाँ पाया जाएगा, तो अब उसको हम दिखा देते हैं, विजुलाइज करवा दे रहे हैं ये एटम्स, ये वॉइड्स कहाँ जनरेट होते हैं। सपोज कि मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड याद रखना हमेशा बॉडी डायगोनल्स पे पाए जाते हैं, बॉडी डायगोनल इन एफसीसी लैटिस। अगर आपके पास एफसीसी लैटिस है तो बॉडी डायगोनल्स पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे वो चीजें होंगी तो थोड़ा बहुत आपको हम आइडिया दे सकते हैं। देखो एक एटम्स यहाँ पर होगा, एक एटम्स इस फेस का, एक एटम ये वाले फेस का। देखो इस फेस का एटम है, ऊपर वाले फेस का एटम है और एक फेस जो आपके पास ये दिख रहा है उस फेस का एटम है। अगर आप चेक कीजिएगा ये जो आपके पास तीनों जो ट्रायंगल है वो एक ही लाइन पर आ जाएगा और ये जो आपके पास एटम ये इसके जस्ट अपोजिट होगा। ये सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे बोल सकते हो, ये जो तीनों एटम होगा ये एक प्लेन पे आता है और ये इसके क्या होता है जस्ट अपोजिट, जस्ट इसके ऊपर में रहता है। तो यहाँ पर तो ये 4 तरह के एटम तो मिल ही गए, एक ऊपर वाले फेस का, एक इधर वाले फेस का और एक अंदर वाले फेस का। तो यहाँ से जो 3 एटम्स जो निकल के आएंगे और ऊपर के इसके 4 एटम्स ये टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करते हैं। अगर इस डायगोनल को और बढ़ाओगे अगर नीचे तक तो एक यहाँ पर भी जनरेट होंगे और एक यहाँ पर भी जनरेट होता है, मतलब यहाँ पर भी एक जनरेट हो जाएगा। तो एक बॉडी डायगोनल्स पे याद रखना कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं। तो बताओ तो एक क्यूब के अंदर कुल कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होंगे, 8। नहीं बॉडी डायगोनल्स 8 थोड़ी ना होते हैं।
हम वॉइड नहीं पूछ रहे हैं, Four. वॉइड डायगोनल्स पूछ रहे हैं। 4 4 टेट्राहेड्रल वॉइड जो चेक करेंगे वो आपके पास तो बाद में बॉडी डायगोनल्स 4 होते हैं और एक बॉडी डायगोनल्स पे 2 वॉइड जनरेट हो रहे हैं। तो टोटल अगर पूछा जाए आपसे तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू आप बोलोगे 4 into 2 यानी कि 8। अब देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कहाँ पाए जाते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो 2 जगह पाए जाते हैं। फर्स्ट आपको बता दें बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में पाए जाते हैं और सेकंड जो आपके पास है वो एज सेंटर में पाए जाते हैं। अब देखो ये दोनों चीज को हम लोग कैसे विजुलाइज करेंगे बॉडी सेंटर में कैसे। तो सपोज कि अगर मेरे पास अगर एटम जो आप रख रहे हैं इसको प्रैक्टिकल सोचो, जिस घर में हो वो भी क्यूब होगा। आपके पास जो एटम होगा हर फेस पे एक एटम होगा। तो देखो तो एक एटम अब जिस रूम में रह रहे हैं देखो उस चारों का उसका तुम दीवार देखो, ऊपर नीचे को फ्रंट को छोड़ दो, फ्रंट और नीचे को चारों एटम अगर मान लो कि हम फेस पे रख दें तो चारों एटम से द्वारा ये क्या बनेगा, ये आपके पास एक चारों एटम से बोल सकते हैं कि स्क्वायर पेनिया जनरेट हो जाएगा। हाँ, और एक आपके पास ऊपर होगा फेस पर और एक फेस नीचे पर होगा। बताओ तो ये जब 6 एटम मिलेगा आपस में तो बीच में तो वॉइड जनरेट हो ही जाएगा। और वो वॉइड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। बताओ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर में कितना होगा, तो वो तो सिर्फ एक ही होगा क्योंकि सेंटर में देखोगे तो एक ही जनरेट हो पाएगा सिर्फ। तो बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ 1 होता है। सेकंड जो वॉइड जनरेट होता है वो कहां पर होता है, वो एज सेंटर पे होता है। देखो ये एज सेंटर पे कैसे होता है उसको भी एक्सप्लेन करते रहे। कोई एक पार्टिकुलर एज को हम ले ले रहे हैं, मान लो कि हम इस एज को ले ले रहे हैं। तो यहाँ वाले जो मान लो कि इस एज को ले रहे हैं, इसको हटाइए पहले, एज है यहाँ पर। यहाँ पर एटम्स क्या होंगे, एक एटम यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक एटम यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक एटम ये वाले फेस के होंगे, एक एटम इसके बगल वाले फेस का होगा, एक एटम एक इसके ऊपर वाले फेस पे होगा और एक एटम इसके नीचे वाले फेस का होगा। देखो इसको मिलाओगे तो ये आपके पास एक स्क्वायर शेप जनरेट हो जाएगा और ये एक अपोजिट ऊपर से आएगा आपके पास और एक एक नीचे से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ऑक्टाहेड्रल जनरेट हो जाएगा। यानी कि एज लेंथ पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एज लेंथ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो सिर्फ इसी के घर में शेयर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एज पर है तो कुछ उसमें भी जाएगा कुछ इधर भी जाएगा। तो एज पर बताओ तो कोई एटम होता है तो कितना पार्ट शेयर होता है इस क्यूब के अंदर, ये बता चुके हम। एज पर अगर कोई एटम आ गया तो कितने यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है? 4। हाँ 1/4 बोलेंगे हम लोग। 4 घर में इंटू तो एक घर के अंदर 1/4 आ जाएगा। तो हमको चेक करना है कि एज सेंटर के अंदर टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुए। तो पहले एज कितना आपके पास होता है 12। हर एज पे कैसा वॉइड जनरेट हो रहा होगा, लेकिन वो जो वॉइड बन रहा होगा वो अदर यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा होगा। एक यूनिट सेल के अंदर 1/4 पार्ट शेयर होता है सिर्फ। 3 तो 3 एज सेंटर पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है। एक बॉडी सेंटर पे टोटल कितने हो गए आपके पास 4। तो आपको ट्रिक से अनुसार हम पहले समझा दिए थे, अगर आपके पास जेड की वैल्यू अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल उसका अपोजिट होगा सर, डबल होगा जो कि 8 है, और ऑक्टाहेड्रल उसी के वैल्यू के इक्वल होगा जो कि 4 यहाँ पर आ चुका है। ये वॉइड के बारे में पूरा लोकेशन खत्म हो गया। अब देखो वॉइड्स के बारे में उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, इसकी जस्ट बाद है रेडियस रेशियो, एक नया टॉपिक से भी बहुत इजी टॉपिक है। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो होता क्या है, शॉर्टलिस्ट को याद रखना है। तो सबसे पहले इसको आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेकेंड बात, आयनिक कंपाउंड बोले तो KCl, MgCl2, NaCl। रेडियस रेशियो हम लोग मेनली आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है, अगर रेडियस रेशियो के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कैटायन और बटे में रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन एनायन के रेशियो को रेडियस रेशियो कहा जाता है। अगर सपोज कि रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर हाई है, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन ग्रेटर होगा किससे, रेडियस ऑफ एनायन से। इसकी वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरी बात,
अगर R प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो बताओ, तो इसका मतलब रेडियस बड़ा है। रेडियस इसका किसका, एटम बड़ा है तभी तो रेडियस बड़ा होगा। तो रेडियस अगर इसका बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा Cn माइनस को अपने अगल बगल सराउंड कर सकता है, क्योंकि छोटा सा अगर मान लो रेडियस होगा तो छोटे मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम मॉलिक्यूल को एनायन को सराउंड कर पाएगा। अगर वो बड़ा उसका रेडियस है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा नंबर ऑफ Cn माइनस को कोई भी निगेटिव आयन को सराउंड कर पाएगा। तो R प्लस अगर ज्यादा है तो याद रखना कि ज्यादा मॉलिक्यूल को सराउंड कर पाएगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज को सराउंड कर पाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसका लैटिस बहुत पावरफुल हो जाएगा। एक प्लस को अगर 10 मॉलिक्यूल ने सराउंड किया तो उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर R प्लस अगर मोर है तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी आपके पास इंक्रीज करेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ये भी याद रखिएगा इसमें साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ता है, एक एटम अब इतने सारे एटम को टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर तो इंक्रीज हो ही गया यहाँ पर है। तो ये आपके पास रेडियस रेशियो होता है। अब रेडियस रेशियो का अलग अलग वैल्यू भी आता है, देखो कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, जो बच्चे लोग तुरंत कर रहे हैं। रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करना तो आपके पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे, हम आपको मेनली बता दे रहे हैं। अगर रेडियस रेशियो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर टाइप, अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड का देखो मतलब क्या है, ये 3 ट्रायंगल के द्वारा जो वॉइड यहाँ जो बीच में जनरेट होगा, तो जनरली कहा जाता है कि जो कैटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, और वो वॉइड में ही जाते हैं। और जो एनायंस होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, वो कहा जाते हैं पैकिंग में जाते हैं। ये पैकिंग हो गई और ये वॉइड हो गया। तो मुझे अगर रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना होता है किसी भी ट्रायंगुलर वॉइड के लिए तो उसकी वैल्यू आती है, इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। ये बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसको अगर यहाँ से मिला दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ परपेंडिकुलर डेवलप कर दोगे। ये कैपिटल आर, इसको एनायन का रेडियस मान लो, ये स्मॉल आर, ये किसका रेडियस हो जाएगा, कैटायन का रेडियस होगा। अगर आप साइन cos 30 निकालोगे तो b/h हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू आप निकाल के चेक कर सकते हो, इजीली निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू हम बता दे रहे कितना आएगा। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। जो रेडियस रेशियो आएगा वो 0.155 0.255 के अगर बीच में आया तो इसका मतलब है कि वो एटम्स जो कैटायंस होगा वो 3 एटम को टच कर रहा होगा, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा होगा। और स्ट्रक्चर इसका होता है प्लेनर। अगर सपोज कि आपके पास जो रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 के अगर बीच में है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4, और वो क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.732 के अगर बीच में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, और 0.732 से लेके अगर 1 के बीच में आ गया तो वो होता है 8, और जो कि बॉडी सेंटर्ड को अंदर होता है। तो इसको हम लोग को बस याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, और हमको इसके अंदर अभी कुछ नहीं करना है इसके। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग सीखते हैं एप्लीकेशन, और ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ बोलिए। स्ट्रक्चर इज लीनियर तो उसके लिए रेडियस रेशियो नहीं है क्या? अगर स्ट्रक्चर मान लो कि लीनियर है तो वो स्टेबल बहुत कम होता है ना, क्योंकि आपको क्या पता है एक एटम्स क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज को टच कर रहा होगा, ठीक है। तो वो सब कंपाउंड्स बहुत कम स्टेबल होते हैं। रेडियस रेशियो तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन उसका रेडियस रेशियो कितना होता है आप अगर एग्जैक्ट चेक करना चाहते हो तो निकालना पड़ेगा, और क्या करना होगा, यहाँ से आपके पास होंगे और यहाँ पर होगा 0.155 से ज्यादा नहीं है तो कम होगा। हाँ कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाँ मैम। चलो एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब है कि आप जो भी इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक सॉलिड के बारे में जानकारी ले सकें, एक सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सब चीजों को हम लोग सीख चुके हैं एप्लीकेशन के लिए, यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि सॉलिड स्ट्रक्चर का, सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे सपोज
इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक होते हैं आपके पास AB टाइप क्रिस्टल, और यहाँ पर होता है इसके अंदर 2 टाइप्स, एक AB2 टाइप्स होता है, एक A2B टाइप्स होता है। AB टाइप्स आपको मेनली क्या करते हैं, एनसीईआरटी अगर चेक करेंगे सिलेबस में तो आपको 3 तरीके के पढ़ने होते हैं। एक होता है NaCl के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, NaCl की कैसी होती है स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl की क्या होती है, पर यूनिट सेल NaCl कितने होते हैं, Na+ कहाँ जनरेट होता है, क्या वॉइड में होता है कि लैटिस में जाता है, कहाँ होता है, ये सब चीजों को बताना होता है। अगर आपके पास CsCl है तो ये कहाँ पर होगा, अगर आपके पास ZnS है तो ये कहाँ पर। AB टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं जिसमें NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, इसको बोलते हैं सेजियम क्लोराइड, और ये होता है जिंक ब्लेंड। अगर AB2 टाइप्स के अंदर आ जाओगे तो इसके अंदर एग्जांपल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा CF2 जिसको बोलते हैं फ्लोराइट, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, और A2B आओगे तो उसमें Na2 बोलते हैं जिसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइट, इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर होता है ये। तो मेनली आपको इसके बारे में ही नॉलेज लेने के लिए इस सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। आओ देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं NaCl के ऊपर। NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, NaCl के अंदर कितने बोल सकते हैं कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है Na+ के, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है Cl- के, किस तरह का लैटिस फॉर्म करता है पहले ये जान लो। अगर आपके पास NaCl है तो सबसे पहली बात याद रखना, Na+ आपके पास क्या है, कैटायन, Cl- से एनायंस। रेडियस रेशियो चेक करोगे तो ऐसे तो चेक करोगे रेडियस ऑफ एटम्स ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1:1 के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। और ये जो पैकिंग बनाता है, ये जो लैटिस फॉर्म करता है वो FCC लैटिस फॉर्म करता है। पहली बात याद रखना, NaCl FCC लैटिस को फॉर्म किया जाता है। अब FCC लैटिस है तो कॉर्नर पर भी एटम होंगे और फेस पर भी एटम होंगे और वॉइड में भी हो सकते हैं कुछ एटम्स प्रेजेंट हो। तो Cl कहाँ पाया जाएगा उसके अंदर, तो हम लोग बोलते हैं Cl जो होता है, देखिए निगेटिव जो बताते हैं बता रहे हैं मेन पैकिंग में जाता है। अब ऑलवेज नहीं बोल सकते हो लेकिन मैक्सिमम केस में पैकिंग यही बनाता है, इसको लोग पैकिंग में यूज करते हैं। पैकिंग में कहाँ का यूज करते हैं, तो पहले तो हम लोग कॉर्नर पे यूज करते हैं, पहले याद रखना। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ यूज करते हैं इसको है, तो फेस सेंटर। अगर आपसे पूछे Na+ कहाँ होता है तो Na+ याद रखना ये जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, सॉरी टेट्रा ऑक्टाहेड्रल। Na+ जो आपके पास होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जिस्ट करता है। बस ये 2 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, Cl पैकिंग कॉर्नर फेस पर होगा, Na होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा Cl- पर यूनिट सेल कितना होगा, एक यूनिट सेल के अंदर Cl- का नंबर कुल कितने होंगे, कितने एटम होंगे Cl- के। Cl- कॉर्नर पर है, फेस सेंटर पे है, 4। वेरी गुड, 4 होंगे, क्योंकि बहुत बार बता चुके FCC के अंदर जो कॉर्नर पर रहते हैं फेस पे रहते हैं, कॉर्नर वाले 1/8 होंगे और फेस वाले 1/2, टोटल 4 आ जाएंगे। अब बताओ Na+ पर यूनिट सेल कितना होगा, Na ऑक्टाहेड्रल में है, ऑक्टाहेड्रल कुल कितने होते हैं FCC के अंदर, फिर से ट्राई कीजिए एक बार और। FCC के अंदर ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अभी कुछ देर जस्ट पहले ही तो बताए हैं 8 ऑक्टाहेड्रल होते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहे हैं, भूल गए तुम लोग। Z बताए थे n, कब ये होता है, Z का मान n तब होता है जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बोलते हैं। Z की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं FCC के अंदर, 4। तो Na+ पर यूनिट सेल 4 ही होंगे सिर्फ। और पांचवा आपसे पूछा जाए तब बताओ NaCl पर यूनिट सेल कितने होंगे, 8। अच्छा NaCl कंपाउंड बन गया तो आपको में NaCl का मतलब है कि 1 यूनिट हो गया वो, तो कुल कितने NaCl के यूनिट मिलेंगे, 8 थोड़ी ना मिलेंगे। NaCl को अब 1 यूनिट माना जा रहा है, तो 4 इसके हैं 4 इसके हैं, इसका मतलब है कि 4 ही ना बनेंगे आपके पास।
हम Na प्लस और Cl माइनस का नंबर थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपसे, हम NaCl पूछ रहे हैं। एक यूनिट सेल के अंदर NaCl कितने होंगे? तो NaCl तो दोनों मिक्स करके बोलोगे ना, तो 4 ही ना होंगे। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा? पहले बताओ कि Na प्लस कहां पर है? ऑक्टेडल बॉन्ड में है। तो ऑक्टेडल बॉन्ड में बताओ कितने एटम को टच कर रहा होता है? ऑक्टेडल बॉन्ड में 8 एटम होते हैं। नहीं, गलत है सबका। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने एटम से मिलके बनता है? 6। वेरी गुड। 6 तो इसका आंसर 6 होगा आपके पास। और मेरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। 4 Cl माइनस 4 तो नहीं होगा बच्चे लोग, फेस पर जो एटम है वो 4 ही एटम को टच कर रहा होगा। नो 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 6 ठीक है। और एक लास्ट रिलेशन A इज इक्वल टू कितना होता है? A इक्वल टू अगर हम पूछें कि एज लेंथ का मान बताओ, तो एज लेंथ जो आपके पास आएंगे उसमें देखो 2 एटम आपके पास जो होंगे वो दोनों के दोनों अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो एक तो आपके पास बीच में क्या होगा? Na प्लस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्टेडल बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है? एक एज सेंटर पे होता है और एक बॉडी सेंटर में होता है। तो अगर हम पूछे कि यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ बताओ, वैल्यू कितना होगा, तो इसके अंदर 2 Cl माइनस भी होंगे और एक Na प्लस भी पूरा होगा। तो ऐसे बोलेंगे 2 रेडियस प्लस रेडियस ऑफ कैटायंस और 2 रेडियस ऑफ एनायन। और लास्ट इसके बारे में और नॉलेज लेंगे तो हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी। अब FCC लाइटिस है तो सोचना क्या है, बताओ कितना होगा? सबसे अच्छा तो FCC का ही आया था ना, 74%। और लास्ट इसके अंदर और कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? तो यहाँ पर मेटल्स ऑफ अल्कली हैलाइड्स, अल्कली मेटल्स के आप हैलाइड ले लो, ज्यादातर इसके अंदर वही ऑप्शन आता है। जैसे NaCl तो है ही, KCl भी इसका हो जाएगा, LiCl भी होगा, ये सब एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी होते एग्जांपल हैं, MgO होते हैं, Ca होते हैं। तो इस तरीके से NaCl के बारे में आपसे कुछ भी क्वेश्चन उठा के किया जा सकता है कि Na प्लस पर यूनिट सेल कितने होते हैं, Na प्लस का पोजीशन कहाँ होता है आपके पास क्यूबिक लैटिस के